हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ आपको 10 सेंटेंस एरर स्पॉटिंग के भेज रहा हूं और ये बता रहा हूं कि सेंटेंस में एरर क्या है, मिस्टेक क्या है और वो मिस्टेक किस लिए है। तो चलिए फिर अगले 10 सेंटेंस में जो एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर। आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर if I had known that you are staying there that night. Once again, I would have asked you for dinner if I had known that you are staying there that night. Hindi. If, sorry, I would have asked you for dinner. मैं तुम्हें डिनर के लिए कहता. If I had known, अगर मुझे मालूम होता that you are staying there that night, कि उस रात को तुम वहाँ रुक रहे थे. कोई आपका फ्रेंड है, वो आपके शहर में आया हुआ है, वो किसी दूसरे फ्रेंड के यहाँ रुका हुआ है, पर आपको पता नहीं था, बाद में मालूम पड़ा तो आप उस पर फ़ोन पे कह रहे हो क्या, आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर, कि मैं तुम्हें डिनर पे ज़रूर बुलाता इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे मालूम होता दैट यू आर स्टेइंग देयर दैट नाइट। फ्रेंड, ये कंडीशनल सेंटेंस है और आप देख रहे हो ये सेंटेंस पास्ट का है, तो फिर इस पास्ट के सेंटेंस में सेंस के हिसाब से यहाँ आर को हम डिलीट करेंगे और यहाँ वर आएगा, कि अगर, क्योंकि पास्ट में जा रहा है सेंटेंस। क्लियर? तो आप हिंदी के हिसाब से है ये, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस पास्ट में, तो आगे आर नहीं आएगा, वर आएगा। क्लियर? सेकेंड वन, हैड ही नॉट लेफ्ट द स्कूल बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन ही वुड हैव स्टूड फर्स्ट। वंस अगेन, हैड ही नॉट लेफ्ट द स्कूल बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन ही वुड हैव स्टूड अप। हिंदी, हैड ही नॉट। फ्रेंड्स, ये कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस का एक सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इफ वाले वाक्य में आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बिना इफ वाले में आता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ये स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंस का। क्लियर? हम इस सेंटेंस को, अगर मैं हेड को यहाँ बाहर निकाल देता हूँ तो ये हेड अगर बाहर आता है, जैसे ये देखिए इफ नहीं आ रहे हैं, तो अगर मैं हेड को बाहर निकाल देता हूँ तो ये हेड इफ का भी काम कर रहा है और खुद हेड का भी काम कर रहा है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का एक सेंटेंस है। इसको मेरी भाषा में मैंने नाम दे रखा है ताता वाला वाक्य। क्यों? क्योंकि जब इसकी हिंदी करोगे तो दोनों सेंटेंस के एंड में ताता शब्द आएगा। अब इसकी हिंदी देखिए, हैड ही नॉट लेफ्ट द स्कूल बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन, अगर वो फाइनल एग्जामिनेशन के पहले स्कूल ना छोड़ता, ही वुड हैव स्टूड फर्स्ट, तो वो फर्स्ट आता। लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन पहले उसने स्कूल छोड़ दी तो चांस ही खत्म हो गया। आगे बात समझ में? तो हैड ही नॉट लेफ्ट द स्कूल, तो ताता वाला केस है, क्योंकि इफ के एक तरफ इफ वाला वाक्य हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिना इफ वाला वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। ये कंडीशन सेंटेंस कहलाता है। मैंने इसको नाम दे रखा है ताता वाला वाक्य, क्योंकि इसकी हिंदी करोगे तो ता दोनों वाक्यों के एंड में ता शब्द आएगा। मात्रा कोई भी हो सकती है, ता, ती, ते, ता, कैसे भी हो सकता है। दोनों तरफ ता आ सकता है, दोनों तरफ ती आ सकता है। तो आपको क्या देखना है कि जब कभी इफ वाले वाक्य में, इफ वाला वाक्य हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, बिना इफ वाला वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। हम हेड को बाहर करेंगे तो यहाँ हेड इफ का भी काम कर रहा है और हेड का भी काम कर रहा है। क्लियर? तो इसकी जब हम हिंदी करते हैं तो देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल, तो ये सेंटेंस आपका राइट है। क्लियर? स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। आपको क्या याद रखना है? इफ वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा और बिना इफ वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसको बस माइंड में रखिए। अब इसके अलग अगर कोई चेंज आता है तो उसको आप सही कर दीजिए। स्ट्रक्चर सामने। नो नॉवलिस्ट इज एज पॉपुलर एज ही इन आवर लैंग्वेज। किसी नो नॉवलिस्ट इज एज पॉपुलर, किसी नॉवलिस्ट उपन्यासकार की बात चल रही थी, तो मैंने जैसे आपको कहा कि नो नॉवलिस्ट इज एज पॉपुलर एज ही इन आवर लैंग्वेज। हमारी भाषा में कोई
भी दूसरा नॉवलिस्ट इतना पॉपुलर नहीं जितना वह है। हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। कोई दूसरा, अब हम हिंदी कर रहे हैं तो क्या आ रही है, कोई दूसरा नॉवलिस्ट इतना पॉपुलर नहीं है हमारी भाषा में जितना वह है। क्लियर? तो यहाँ पर हम दूसरे के लिए इंसर्ट करेंगे द अदर, है ना, सॉरी अदर। तो नो अदर नॉवलिस्ट, तो नो नॉवलिस्ट का मतलब क्या हुआ, नॉवलिस्ट है ही नहीं, तो फिर तुलना किसकी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा नो अदर नॉवलिस्ट इज एज पॉपुलर एज ही इन आवर लैंग्वेज। क्लियर? नेक्स्ट चलता है, ए मैन हु कैन विन 3 इलेक्शंस अनकंटेस्टेड is a man whose character is firmly established. Once again, a man who can win 3 elections uncontested is a man whose character is firmly established. हिंदी, व्यक्ति जो कैन विन 3 इलेक्शन अनकंटेस्टेड, कहता है ऐसा व्यक्ति जो 3 बार इलेक्शन जीत जाए, निर्विरोध जीत जाए, उसके अगेंस्ट में कोई पार्टी खड़ी नहीं हो, इज अ मैन हुज कैरेक्टर इज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब वो आदमी कैरेक्टर का पक्का है और उसी वजह से वो 3 बार निर्विरोध जीत गया है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी WH वाले वर्ड के पहले, ध्यान से सुनो, किसी भी WH वाले शब्द के पहले अगर एक शब्द है तो उस शब्द के पहले आर्टिकल द आएगा, ना कि ए या एन। हु से पहले एक शब्द आ रहा है, यहाँ हम इसको डिलीट करेंगे और यहाँ लिखेंगे द। क्यों? क्योंकि कोई भी WH टाइप वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है, और उससे पहले कोई शब्द है, तो वो शब्द उस WH की वजह से डेफिनेट हो जाता है। तो फिर हम ए या एन अगर आ रहा है तो उसको हटा के द करेंगे। हिंदी क्या बन रही है, व्यक्ति जो, देखो द मैन हु कैन विन 3 इलेक्शन, द मैन हु कैन 3, यहाँ द आएगा। अब इसकी हिंदी बन रही है, व्यक्ति जो 3 बार निर्विरोध जीत सकता है, वो कैरेक्टर का साउंड है, ये कहना चाहते हैं। तो किसी भी WH के पहले अगर एक शब्द आता है, ठीक है, तो उसके पहले ए एन न लगा करके फिक्स आर्टिकल द लगेगा, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट चलता है, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्लेग्राउंड फॉर प्रेयर। वंस अगेन, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल, रिंग्स द फर्स्ट बेल, जैसे ही चपड़ासी पहली घंटी बजाता है, देन ऑल द स्टूडेंट असेंबल ऑन द प्लेग्राउंड फॉर प्रेयर, तो सारे स्टूडेंट जो हैं ग्राउंड पे आ जाते हैं प्रार्थना के लिए। क्लियर? फ्रेंड्स, एज सुन एज के साथ कभी भी देन नहीं आता है, तो हम इस देन को डिलीट कर देंगे और सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो एज सुन एज 2 वाक्यों को जोड़ने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको दूसरे कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो जब कभी भी एज सुन एज का सेंटेंस आ जाए, उसके बाद 2 सेंटेंस होंगे, ये बात पक्की है, और उन दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा आएगा, ना कि कोई देन। तो आप देन को डिलीट करके यहाँ कॉमा लगा देंगे, सेंटेंस इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, द रीजन फॉर द सडन एक्सप्लोजन इन एयरक्राफ्ट had not been discovered till today. Once again I am going through the sentence. The reason for the sudden explosion in the aircraft, एयरक्राफ्ट में अचानक जो धमाका हुआ, ठीक है, उसका कारण, द रीजन फॉर द सडन एक्सप्लोजन ऑफ द क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में अचानक धमाका हुआ, उसका कारण हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल टुडे, उसका कारण आज तक नहीं खोजा गया है। फ्रेंड्स, टुडे वर्ड आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ हैड को हटा के और करेंगे हैज। नाउ द सेंटेंस इज राइट। तो ये हिंदी के सेंस के हिसाब से है। नेक्स्ट चलते हैं, धुंधराज हैज बिन राइटिंग दैट ऐसे फॉर 2 आवर्स, धुंधराज हैज बिन राइटिंग दैट ऐसे फॉर 2 आवर्स बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड। हिंदी देखिए, धुंधराज हैज बिन राइटिंग दैट ऐसे फॉर 2 आवर्स, धुंधराज उस ऐसे को 2 घंटे से लिख रहा है। हैज बिन आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। क्लियर? फॉर 2 आवर्स बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड, लेकिन उसने उस काम को अभी तक खत्म नहीं किया है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये जो स्टिल वर्ड है, ये एडवर्ब होता है, और एडवर्ब एकदम सब्जेक्ट के बाद नहीं आता, ठीक है।
ये वही चीज़ है कि जो स्ट्रक्चर्स या यूजेस ऑफ वर्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस स्टिल को उठा के हम यहाँ नॉट के बाद लाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से स्टिल हटेगा और हम लिखेंगे हैज़ नॉट स्टिल फिनिश्ड, यहाँ से डिलीट करना है। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस बनते कैसे हैं, ठीक है, तो वो जो सेंटेंस बनते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान होना चाहिए और यूजेज ऑफ वर्ड्स का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ओनली देन द इंग्लिश कैन बी स्पोकन और रिटन अप टू द मार्क। तो इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो कभी भी अगर सब्जेक्ट के बाद कोई एडवर्ब आ रहा है, स्टिल एडवर्ब है, तो आप उसको क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ले आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टिल वहाँ से डिलीट करके यहाँ लाएंगे। नाउ द सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस आता है ऑफ द टू सिस्टर्स द एल्डर इज द मोस्ट रिलीजियस। वंस अगेन, ऑफ द टू सिस्टर्स द एल्डर इज द मोस्ट रिलीजियस। हिंदी क्या बन रही है, दो बहनें हैं, उसमें से जो बड़ी वाली है ना वो सबसे ज़्यादा रिलीजियस है, धार्मिक है। अब दो बहनों में सबसे बड़ी थोड़ी होता है, दो से ज़्यादा होंगे तब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। अब यहाँ दो बहनें तो कहेंगे बड़ी वाली, छोटी वाली, बड़ी वाली, ये शब्द यूज़ करेंगे, ना कि दो बहनों में सबसे बड़ी। अपन किसी को ये थोड़ी कहेंगे कि उसकी दो बहनें हैं, ठीक है ना, उनमें से सबसे बड़ी वाली को बुला ला, दो बहनों में सबसे बड़ी वाली को बुला ला, कह ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे शब्द लगता है कब, सबसे जो हम शब्द बोल रहे हैं ये मोर देन टू होते हैं तब लगता है। यहाँ दो बहनें, तो यहाँ पर हम द मोस्ट को डिलीट करेंगे और हम बोल रहे हैं बड़ी वाली, तो यहाँ पे हमको वर्ड लगाना है मोर रिलीजियस। नाउ द सेंटेंस इज राइट। क्लियर, क्योंकि ये सेंटेंस एल्डर आ रहा है, तो एल्डर जो शब्द होता है कॉम्परेटिव डिग्री है। तो ऑफ द टू सिस्टर द एल्डर इज मोर रिलीजियस। कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर एल्डर आ रहा है तो हमें यहाँ पे मोस्ट रिलीजियस नहीं करना है, मोर रिलीजियस, क्योंकि दो बहनों के अंदर कॉम्पेरिजन है। क्लियर। सेकेंड लास्ट सेंटेंस, इफ द टूरिस्ट वुड हैव कम हियर, if the tourists would have come here, I would certainly have taken them around. Once again, if the tourists would have come here, I would certainly have taken them around. हिंदी इसकी, यदि टूरिस्ट यहाँ आते, I would certainly have taken them to around, तो मैं उनको घुमाने ले जाता। अगर टूरिस्ट यहाँ आते, I would certainly have taken them around, तो मैं उनको घुमाने के लिए ले, अराउंड से मतलब चारों तरफ का सीनरी वगैरह घुमाने के लिए ले जाता। फ्रेंड्स, ये फिर देखिए आप, यहाँ ताता वाला केस है जिसको मैंने कहा था, मेरी टर्मिनोलॉजी में मैं इसको ताता वाला केस कहता हूँ, कंडीशनल सेंटेंस है। और इफ़ वाले वाक्य में अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि इफ़ वाले वाक्य में हैड आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्लियर, और दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हैं कि इफ़ वाले वाक्य में वुड हैव आ गया है, तो हम वुड हैव को हटा के हैड करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दिया है। सो डिलीट दिस वुड हैव, क्लियर, और यहाँ हम लिख देंगे हैड। नाउ द सेंटेंस करेक्ट। ये कंडीशनल सेंटेंस है, मेरी भाषा में इसको बोलते हैं ताता वाला केस, क्योंकि दोनों की हिंदी करने पे तय शब्द आ रहा है। फिर देखिए, यदि टूरिस्ट यहाँ आते, तो ये क्या हो जाएगा, आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड, मैं उन्हें घुमाने ले जाता। तो इसको आप ताता के हिसाब से याद करें, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस है। फिर मैं कंडीशनल सेंटेंस पूरा टॉपिक आपको जब पढ़ाऊंगा तब ये भेजूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब जो है आपके सामने है। द लास्ट सेंटेंस इज द न्यू रेलवे लाइन will greatly improve transport and communication in the eastern part of the country. Once again, the new railway line will greatly improve the transport and communication in the eastern part of the country. फ्रेंड्स, आपको पता है दिशा के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, तो यहाँ द आर्टिकल लग जाएगा, बात खत्म। क्लियर। तो ये थे मतलब जो आज के 10 एरर्स के सेंटेंस, और इनमें किस तरह से एरर्स आती है, किस तरह की एरर्स आती हैं वो बता रहा हूँ, और इसके साथ में आपको क्यों हो रहा है ऐसा ये भी बताता चल रहा हूँ। फ्रेंड्स, पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर पूरे कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, सो विजिट माय वेबसाइट, फिल द फॉर्म एंड गेट द फुल कोर्स एंड गेट rid of the fear of English. So with these words I should say goodbye to all of you. Jai Hind.